I hope my screen is visible properly. Manish, okay? चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल. ठीक है. सो विल रिवाइज द टॉपिक 3D ज्योमेट्री इन दिस सेशन. ओके, उसको जो भी फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी अच्छे से हम 3D ज्योमेट्री को ना अच्छे से हम क्लास में किए थे, बहुत अच्छे से किए थे. ठीक है, क्योंकि काफी कम सिलेबस है 3D ज्योमेट्री में, बस लाइन तक ही है और कुछ नहीं है इसमें. प्लेन तो हटा दिया गया है जेएमएन की सिलेबस से. ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे ना, लाइन तक ही उसको रिवाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे पीवाईक्यू. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, ये चीज मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन, एक्स वाई प्लेन क्या हो जाएगा. अगर कोई भी पॉइंट होगा, सपोज पी एक पॉइंट है तुम्हारे पास जिसका कोऑर्डिनेट 2 - 3 - 4, तो इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन, इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस होगा दैट इज मॉड जे, है ना, एक्स वाई प्लेन फ्रॉम. तो ये हो जाएगा कितना ना, मॉड जे, दैट इज मॉड जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ -4, दैट इज 4. ठीक है. सिमिलरली वाई जेड से जो डिस्टेंस होगा मॉड एक्स, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स जेड प्लेन इज मॉड वाई. ये नीड टू रिमेंबर दिस थिंग्स. ओके. एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस क्या होता है ना, एक्स एक्सिस से ऑन रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई एक्सिस से ऑन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट. एंड जेड एक्सिस से ऑन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, डन. कोई भी पॉइंट ले लो, अगर यही पॉइंट तुम ले लोगे तो एक्स एक्सिस के इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी टू एक्स एक्सिस. तो ये हो जाएगा ऑन रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज ऑन रूट ऑफ वाई कितना है ना, 3 स्क्वायर, 9 प्लस -4 का स्क्वायर कितना है, 16, सो 5 हो जाएगा, है ना. ओके. सो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस on root of x square plus z square, from z axis on root of x square plus y square. Is that clear? Okay. ये समझ में आ गया होगा सबको, आई थिंक. ओके, चलो सारे लोग आ गए. ओके, लेट्स स्टार्ट. और डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता होगा. दो पॉइंट अगर तुम्हारे पास है, ए तो पॉइंट है, बेसिक चीज है ये. ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है. तो 3D में क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ना, ऑन रूट ऑफ x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर प्लस z1 - z2 का स्क्वायर. सिमिलरली ओरिजिन से कोई भी पॉइंट का, है ना, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो जाएगा. और सेक्शन फार्मूला के लिए इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला ये होता है, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला ये होता है. ठीक है, ये सारी चीज तुम लोगों को पता होगा, बेसिक थिंग है, राइट. ओके, नेक्स्ट थिंग इज मिड पॉइंट एंड सेंट्रोइड फॉर्मूला, है ना. मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर मिड पॉइंट क्या होता है, अगर दो पॉइंट है तुम्हारे पास x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो दोनों पॉइंट को अगर एक लाइन ज्वाइन करेगा 3D में, तो उस लाइन का 3D में उस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज sum of x coordinate by 2 sum of y coordinate by 2 plus sum of z coordinate by 2. ये हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला. सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल इन 3D, अगर एक ट्रायंगल 3D में है और उसका सारे तीनों वर्टिसेस मुझे गिवन है x1 y1 z1 x2 y2 z2, है ना, x3 y3 z3, देन सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सेंट्रोइड का फॉर्मूला, है ना. दिस इज योर सेंट्रोइड फॉर्मूला. Sum of x coordinate by 3, sum of y coordinate by 3, sum of z coordinate by 3 will be your centroid of a triangle in 3D. क्लियर. चलो, तो ये चीज तो तुम्हें समझ में आ गया होगा सबको. लेट्स मूव थ्रू द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, है ना. ये भी तुम लोगों को ऑलरेडी बताया था, अच्छे से बताया था तुम लोगों को. ठीक है, अगर कोई एक पॉइंट है स्पेस में, सपोज पी, वो पॉइंट पी का अगर हम मैं पूछूं उस पॉइंट पी का पोजीशन मुझे बताओ विथ रिस्पेक्ट टू द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मतलब 3D को लेकर उस पॉइंट का पोजीशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ना. अगर ये मेरा एक्स एक्सिस, सॉरी,
ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है। ठीक है, तो उस पॉइंट से मैं ओरिजिन को ज्वाइन कर दूंगा, है ना। यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, एक ना वेक्टर मिलेगा। ठीक है ना, तो उस वेक्टर का, वेक्टर क्या करेगा ना, अच्छे से देखो, इस वेक्टर जो होगा, ये जो वेक्टर मिलेगा तुम्हें, और लाइन, कुछ भी बोलो, अगर लाइन बोलेंगे हम, एक जो वेक्टर होगा, ये लाइन या वेक्टर कुछ भी हो, ठीक है, दैट विल बी मेकिंग एन एंगल विथ एक्स एक्सिस। सपोज अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ सपोज बीटा एंगल बना रहा है, एंड जेड एक्सिस के साथ अगर गामा एंगल बना रहा है, तो ये जो अल्फा बीटा गामा, इन तीनों को हम क्या कहते हैं ना, डायरेक्शन एंगल। ठीक है, और अगर मैं कोसाइन, आई विल टेक कोसाइन ऑफ ऑल दिस एंगल्स, देन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको क्या कहते हैं ना, डायरेक्शन कोसाइन। ये तो सबको पता होगा ना, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं इसको, है ना। तो एक कॉस अल्फा को हम क्या मानते हैं, एल मानते हैं, कॉस बीटा को एम मानते हैं, और कॉस गामा को एन मान लेते हैं, ये बोलते हैं हम लोग, है ना। और एक रेजल्ट भी तुम लोगों को बताया था, वो क्या था ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये क्या होता है ना, वन होता है, ये तो पता होगा सबको। सिमिलरली साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये क्या होता है, ये पता होगा सबको, कितना होता है ना। अगर मैं cos स्क्वायर अल्फा को आई विल राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा को आई विल राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो यहाँ से 3 मिलेगा ना मुझे, -3 मिल जाएगा, तो -3 इधर आके 2 हो जाएगा। तो ये दो रिजल्ट तुम लोगों को ऑलरेडी मैं बताया था। ठीक है, और क्या बताया था ना, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है ना, 1 होता है। इसका डेरिवेशन भी हम किए थे क्लास में, नहीं तो बुक में भी तुम देख सकते हो। ठीक है, और क्या है ना, अगर ये हो रहा है, तो अगर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इस केस में, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा ना, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, है ना। ये जो वेक्टर मिलेगा, ये एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि वी नो इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो ऑन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा ना। तो इसीलिए मैं उसको क्या कहता हूँ ना, एक यूनिट वेक्टर कहलाता हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं ना, यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सबको, कोई डाउट है इसमें, मैं जस्ट रिमाइंड कर देता हूँ सारे चीज को, या भगवत वेरी गुड, चलो ओके। तो नेक्स्ट गो थ्रू डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है ना, अगर एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन और प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियोज ऑलवेज। अगर एलिमेंट तुम्हारे पास डायरेक्शन कोसाइन से, तो इसके साथ अगर मैं कोई भी एक लैम्बडा को मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, तो जो भी मिलेगा ना, यहाँ से जो भी मिलेगा लैम्बडा को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा डायरेक्शन। कोई भी कांस्टेंट को अगर हम डायरेक्शन कोसाइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मिलेगा, जो क्वांटिटी मिलेगा तुम्हें, दैट विल बी डायरेक्शन रेशियो। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा लैम्बडा एल, लैम्बडा एम, लैम्बडा एन, हो जाएगा तुम्हारा क्या, डायरेक्शन रेशियोज। ये हो जाएगा क्या ना, डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ से एक रेशियो तुम्हें और भी एक चीज मिलने वाला है, क्या है ना, ए अपन, इन दोनों को अगर हम, मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, ए अपन एल इज इक्वल टू बी अपन एम इज इक्वल टू सी अपन एन, ये क्या हो जाएगा ना, लैम्बडा हो जाएगा। ये एक रेशियो मिलेगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, तो मैं तुम्हें अगर ये पूछूं कि एक लाइन की डायरेक्शन रेशियोज तुम्हें कितना मिल सकता है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज यू कैन गेट, क्योंकि लैम्बडा की जगह में कुछ भी तुम ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर लेके तुम डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो और एक बार बता देता हूँ, जो एलिमेंट होता है, ये होता है डायरेक्शन कोसाइन। फिर एबीसी क्या होता है ना, डायरेक्शन रेशियोज, है ना। और क्या होता है, अगर मैं इसको डायरेक्शन रेशियो को वेक्टर वाइज लिखूंगे, कंपोनेंट वाइज लिखूंगे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप
प्लस सी के कैप। तो ये क्या कहलाएगा भाई, ये क्या कहलाएगा ना, ये हो जाएगा डायरेक्शन वेक्टर। क्या कहते हैं उसको, डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, ये होता है डायरेक्शन वेक्टर होता है। समझ में आ रहा है सबको? ओके। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये जिसका डायरेक्शन रेशियोज एबीसी है और डायरेक्शन कोसाइन एलएमएन है। तो ए लाई कैप ऑलरेडी ये बता दिया हूँ, ए लाई कैप एन जे कैप प्लस सी एन के कैप, ये क्या होता है ना, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर एलोंग विद द डायरेक्शन रेशियोज दिस यूनिट वेक्टर अलोंग क्या डायरेक्शन वेक्टर्स है ना, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है एवरीथिंग, है ना? ये चीज तुम्हें रिवीजन करा रहा हूँ और कुछ नहीं है इसमें, है ना? ये सारी चीज तुम अच्छे से पढ़ चुके हो ऑलरेडी। सो ठीक है, डन, ओके। चलो वेक्टर में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि एंगल बिटवीन टू लाइंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर दो लाइन है तुम्हारे पास, तो इन दोनों लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है, ठीक है, इन दोनों एंगल्स के बीच में तुम कैसे निकाल सकते हो। अगर ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये होता है एंगल, ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, और क्या है, लेट्स नाउ डिस्कस द वेक्टर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, है ना, एक पॉइंट में दिया है। सपोज एक लाइन है तुम्हारे पास, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट में दिया गया है। वो पॉइंट है क्या ना, ए, जिस जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या दिया है मुझे, ए वेक्टर। ठीक है, और एक पैरेलल टू ए वेक्टर बी, ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है इट इज पैरेलल टू, है ना, पैरेलल टू ए वेक्टर बी। ठीक है, तो इस अगर ये गिवन है ना, सपोज ए का कोऑर्डिनेट मुझे x1 y1 z1 दिया है, ठीक है, और बी मुझे दिया है ले लो कुछ भी, एक b1 b2 b3 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बी वेक्टर। तो इक्वेशन वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है ना, कोई भी एक जनरल पॉइंट तुम ले लोगे जिसको, जिसका पोजीशन वेक्टर में r मान लूंगा। ठीक है, तो यहां से मैं डिराइव कर किया था कि जो वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन होता है, अगर तुम्हें क्या है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है और क्या गिवन है ना, एक पैरेलल वेक्टर तुम्हें भी गिवन है। ठीक है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्ब्डा इनटू बी वेक्टर। ये होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है ना, ये जो गिवन होता है ना, थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। ठीक है, इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है ना, ये होता है उसका कार्टेशियन फॉर्म। ऑलरेडी सारे चीज को डिराइव किए थे हम लोग क्लास में, x माइनस x1 अपन ए, y माइनस y1 अपन बी, z माइनस z1 अपन सी। तो ये जो एबीसी है ना, ये एबीसी क्या होते हैं, इसका डायरेक्शन, एबीसी मतलब ये जो वेक्टर है ना, ये होता है इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन ए बी सी, है ना, ये लाइन का डायरेक्शन रेशियोज होता है। ठीक है ना, ये चीज पता होगा तुम लोगों को, बताया था तुम लोगों को, कोई डाउट है इसमें, है ना? तो याद रखो, कुछ डेरिवेशन जरूरी नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो सिंपली तुम्हें ये याद रखना है कि जो वेक्टर फॉर्म, अगर कोई भी एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया होगा और एक पैरेलल वेक्टर दिया होगा तुम्हें, तो वो लाइन की जो वेक्टर फॉर्म होता है दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्ब्डा बी वेक्टर। तो ये जो ए वेक्टर होता है, द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, है ना, एंड जो बी वेक्टर होता है, द लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर बी, मतलब लाइन का जो डायरेक्शन है ना, वो बी वेक्टर का डायरेक्शन के साथ सेम है। एंड आर क्या है, एक जनरल पॉइंट तुम ले लियो, है। तो ये हो गया उसका कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गया उसका वेक्टर फॉर्म। इज दैट क्लियर? सिमिलरली टू पॉइंट, अगर कोई भी लाइन के ऊपर दो पॉइंट तुम्हें गिवन होगा, है ना, एक लाइन है तुम्हारे पास, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट गिवन होगा। ठीक है, एक तो पॉइंट क्या होगा, कोई भी दो पॉइंट,
एक तो पॉइंट होगा x1 y1 z1 एंड ये पॉइंट सपोज x2 y2 z2 होगा, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं, वही सेम मेथड है, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड इन दोनों से डायरेक्शन रेशियो लाइन का, अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट गिवन है तुम्हें, लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट गिवन है तो वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 कर देंगे। तो यहां से तुम इन दोनों को सेपरेट करके ना b वेक्टर माइनस a वेक्टर मिलेगा, और वही सेम r वेक्टर पासिंग थ्रू द पॉइंट a वेक्टर प्लस लैम्बडा इनटू डायरेक्शन वेक्टर दैट इज b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ये हो गया वेक्टर पर। और फिर r को अगर x y z ले लेंगे, a को मैं x1 y1 z1 ले लूंगा, b को मैं abc ले लूंगा, या x2 y2 z2 ले लो, ठीक है। x2 y2 z2 ले लेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म उसका ये हो जाएगा। तो दो चीज स्ट्रेट लाइन का हम लोग पढ़े यहाँ पे, एक तो क्या है ना, जब एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन होगा और उसका डायरेक्शन गिवन होगा तो ये हो जाएगा उसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है, और उसका कार्टेशियन फॉर्म ये हो जाएगा। और अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट तुम्हें गिवन है तो उसका वेक्टर फॉर्म ये होगा और कार्टेशियन फॉर्म ये हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? बोलो, कोई डाउट है इसमें? है ना, ये हो गया। तो रिवाइज हो गया, लाइन तक हो गया। अभी क्या करेंगे ना हम, चलो अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। अच्छा, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है ना, अगर एक लाइन दिया है, लाइन का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, अगर एक लाइन दिया है, सपोज ये मेरा लाइन 1 है, ये मेरा लाइन 2 है, दो लाइन मुझे दिया है, एक तो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, एक वेक्टर फॉर्म में दिया है। तो एक्चुअली रिमेंबर व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन ना, तुम ऐसे तो नहीं कर सकते हो ना, x प्लस 3/3 y माइनस 1/5 z प्लस 3/4, ये सारी चीज को लेके तुम यूज कैसे करोगे? नहीं। तो उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लाइन का तुम्हें फाइंड आउट करना चाहिए। सपोज दिस इज इक्वल टू लैम्बडा, लैम्बडा के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से मुझे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा ना, x इज इक्वल टू 3 लैम्बडा माइनस 3, है ना, 5 लैम्बडा प्लस 1, और यहां से 4 लैम्बडा माइनस 3, ये हो जाएगा ये लाइन का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। और ये अगर वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तो उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसमें दिया है क्या, आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसको ओपन कर देते हैं ना, आई प्लस 2 लैम्बडा, है ना, तो 1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू आई कैप, 1 माइनस लैम्बडा इंटू जे कैप, और 1 आई जे से खत्म हो गया ना, हाँ, और क्या है ना 2 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा के कैप। तो इस केस में जो तुम्हारा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ना, 1 प्लस 2 लैम्बडा, 1 माइनस लैम्बडा और 2 लैम्बडा, ये हो जाएगा तुम्हारा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है ना, 3 लैम्बडा माइनस 3, 5 लैम्बडा प्लस 1, 4 लैम्बडा माइनस 3। क्लियर है ना? इस टाइप से तुम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट। सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, कुछ नहीं करना है, दो लाइन दिया है मुझे, इन दोनों लाइन को मैं एक तो लैम्बडा ले लेता हूँ, दूसरा म्यू ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लो। ये हो जाएगा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 6 लैम्बडा प्लस 2 माइनस 8 लैम्बडा प्लस 1 और 10 लैम्बडा माइनस 2, ये उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, 6 म्यू माइनस 1, 7 म्यू माइनस 10 और माइनस 2 म्यू प्लस 5, ये सेकेंड लाइन का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहां से इन दोनों का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं निकालूं, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कैसे फाइंड आउट करते हैं बोलो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, दैट मींस दोनों इक्वेशन को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये दोनों पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, दोनों इक्वेशन लाइन की पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को सॉल्व करते हैं। तो कैसे का सॉल्व करेंगे, देखो, एक तो मिलेगा 6 लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू 6 म्यू माइनस 1, यहां से माइनस 8 लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 7 म्यू माइनस 10 माइनस, सॉरी,
टेन लैम्बडा माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू म्यू प्लस लैम्बडा। ये तीनों को सॉल्व करके तुम्हें लैम्बडा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, लैम्बडा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर दो ना, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, लैम्बडा का वैल्यू आ जाएगा 1/2 और म्यू का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 1, है ना। अगर इन दो कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें लैम्बडा और म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। अगर इन दोनों लैम्बडा वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू सैटिस्फाइंग दिस थर्ड इक्वेशन, है ना, अगर ये दोनों वैल्यू ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी कैन से लैम्बडा म्यू को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से तुम्हें मिल ही जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? लैम्बडा के वैल्यू फाइंड आउट करना है, म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करके फिर पुट कर देना है इसमें, जो भी होगा दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अगर वो थर्ड इक्वेशन को, ये दोनों वैल्यूज थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फिर अगर कर लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो लैम्बडा एंड म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे दोनों इक्वेशन में, जो भी पॉइंट मिलेगा दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, है ना। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज ऑलरेडी मैं तुम लोगों को अच्छे से डिस्कस किए थे हम लोग क्लास में। सो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, अच्छा कोई भी पॉइंट दिया है, सपोज एक कोई पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x0 y0 z0 है, और एक लाइन दिया है तुम्हें, सपोज ये एक लाइन दिया है मुझे, और लाइन का इक्वेशन मुझे दिया है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ये लाइन का इक्वेशन मुझे दिया है। तो ये बोल रहा है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो अगर ये जिस पॉइंट में लाइन को वो टच कर रहा होगा, उस पॉइंट का अगर मुझे पूछा होगा कि ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब क्या है ना, क्यू का कोऑर्डिनेट तुम्हें फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं करना है, क्यू का कोऑर्डिनेट तुम्हें फाइंड आउट, तो कैसे फाइंड आउट करोगे ना। पहले तो मुझे क्या करना है, स्टेप 1 पे याद रखो, स्टेप 1 पे, है ना, अज्यूम द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, है ना। जो भी लाइन का इक्वेशन दिया होगा, है ना, उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को मैं क्यू मान लेता हूं, है ना। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लो पहले, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मतलब इसको लैम्बडा के साथ इक्वेट कर दो, तो क्यू का जो कोऑर्डिनेट होगा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, ये क्या हो जाएगा, वो जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा ना, सपोज आई एम टेकिंग ए लैम्बडा प्लस x1, बी लैम्बडा प्लस y1, सी लैम्बडा प्लस z1। ठीक है, यहां से तुम्हें क्या मिल गया ना, क्यू का पैरामीट्रिक, लाइन का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मिल गया। फिर स्टेप 2 में क्या करोगे, स्टेप 2 में पी क्यू वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करो, फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पीक्यू, पीक्यू का डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करो। फिर अगर इसका डायरेक्शन रेशियोज मुझे मिल गया पीक्यू का, और लाइन का इक्वेशन डायरेक्शन रेशियोज मुझे ऑलरेडी पता है, तो स्टेप 3 में पता है क्या होना चाहिए, बिकॉज द लाइन एंड पीक्यू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियोज विल बी 0। यस और नो? तो ये इसका डायरेक्शन रेशियोज और एबीसी, सो डायरेक्शन ratios of PQ into direction ratios of line, यहां से क्या हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा। फिर इस इक्वेशन को अभी हम इक्वेट करके फाइंड लैम्बडा, यहां से लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगा, है ना। स्टेप 3 में क्या करना है ना, स्टेप 4 में फाइंड लैम्बडा बाय इक्वेटिंग स्टेप 3, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद पुट लैम्बडा इन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, देन तुम्हें क्यू का कोऑर्डिनेट मिल गया। अच्छा, अगर इमेज पूछा होगा तो इमेज का मतलब सपोज मैं मान लेता हूँ पी डैश इज द इमेज ऑफ पी, तो क्यू का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, पी का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, तो बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला को यूज करके मैं इसका भी इमेज, इसका भी कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, क्योंकि क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश, है ना। समझ में आ रहा है? क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश। इज दैट क्लियर और नॉट? चलो एक क्वेश्चन करके समझते हैं,
है ना। इसको क्वेश्चन करके समझते हैं। 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है। क्या दिया है ना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट 205। अच्छा, पॉइंट दिया है क्या ना 205, और लाइन दिया है मुझे क्या, लाइन का इक्वेशन दिया है x+1/2 y-1/5 z+1-1। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन दिया है तुम्हें। ठीक है, अच्छा। अच्छा, बोल रहा है कि जो पी पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, जो क्यू पॉइंट जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो है अल्फा बीटा गामा, ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, देन मींस क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमने ना, लैम्डा अल्फा बीटा लैम्डा की वैल्यू गामा की फाइंड आउट वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे, वैल्यू तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसको लैम्डा के साथ कंपेयर करो, है ना, लैम्डा के साथ इक्वेट करके इसको क्यू की क्या निकालो, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से लाइन के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, 2 लैम्डा -1, 5 लैम्डा +1 और -लैम्डा-1, ये हो जाएगा लाइन की पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स और क्यू की कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, है ना। तो अभी डिरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू निकालो। डिरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा ना, 2 लैम्डा-1 -2, 2 लैम्डा-3 और 5 लैम्डा +1 - 0, ये हो जाएगा 5 लैम्डा +1 और -लैम्डा-1 -5, तो -लैम्डा-6। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू मुझे मिल चुका है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू मुझे मिल चुका है यहां से। ओके, अभी तो अच्छा, डायरेक्शन रेशियोज लाइन कितना है दिया है मुझे ना, 2 5 -1। तो अभी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू इंटू डायरेक्शन ऑफ रेशियोज ऑफ लाइन, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 0 मिलना चाहिए। तो चलो, 2 लैम्डा -3 इंटू 2 प्लस 5 लैम्डा +1 इंटू 5 -लैम्डा-6 इंटू -1 शुड बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो अभी। 4 लैम्डा -6 +25 लैम्डा +5, ये हो जाएगा कितना, लैम्डा +6 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या मिला ना, 4 लैम्डा +25 29 लैम्डा +30 लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो रहा है ना, 6 -1 +6 +5 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू मुझे क्या मिला, 1/-1/6। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू अगर मिल गया तो अभी क्यू में पुट करते हैं ना लैम्डा की वैल्यू। तो क्यू में लैम्डा की वैल्यू को पुट करते हैं। तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा -1, दैट इज 2 इंटू -1/6 -1, और क्या हो जाएगा 5 लैम्डा +1, 5 इंटू -1/6 +1, और क्या है ना, -लैम्डा-6। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस लैम्डा जो +1/6 -6। यहाँ से तुम्हें क्यू का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, आराम से तुम फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो क्यू का कोऑर्डिनेट अभी फाइंड आउट करो, कितना हो जाएगा क्यू का कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा 2 कैंसिल होके -1/3 -1। ठीक है, 1/6 कुछ गलत किए हैं क्या, अच्छा, यहाँ से 6 से तो कैंसिल हो गया, -1/6 तो लैम्डा हो गया। तो क्यू का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, क्यू का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/6 -6 हो जाएगा ना। नहीं यार, कुछ गलत हो रहा है, चेक करके बताओ। -लैम्डा -1 यार, -लैम्डा-1, यहाँ पे मैं 6 लिख दिया। अभी ये क्यू का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा -4/3 कैलकुलेट करके 1/6 और -5/6। ठीक है, ये हो जाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर।
ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा गामा। तो निकालो फिर। देखो ऑप्शन इसमें जो है ना, थर्ड ऑप्शन में जो है बीटा अपन गामा, ये चेक कर लो, यही आंसर हो जाएगा। एक एक करके तुम तो चेक करोगे, तो ये चेक कर लो, बीटा अपन गामा, बीटा कितना दिया है, बीटा अपन गामा, बीटा कितना है ना 1/6 डिवाइडेड बाई गामा कितना है -5/6, तो -1/5 हो रहा है ना, -5 हो रहा है ना, सही है, -1/5 हो रहा है कि बीटा अपन गामा, बीटा 1/6 और गामा कितना है -5/6, सही तो है, 1/6 इंटू 6/-5, तो 6 विल बी कैंसिल आउट, तो 1 - 1/5 होना चाहिए, -5 के बीटा अपन गामा, -1/5 हो रहा है ना। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, which of the following is not correct, yes, which of the following is not correct, तो ऑप्शन सी इज द आंसर, सॉरी जल्दी में ही खत्म हो गया है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल गाइस ना। गामा अपन जो बीटा अपन गामा मुझे मिल रहा है ना, दैट इज -1/5, लेकिन ऑप्शन में दिया है इट इज -5, सो इट इज रॉन्ग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ये मत करना यार एग्जाम में, नहीं तो फंस जाओगे, फिर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। ओके, ये समझ में आ गया होगा सबको, लेट्स मूव। चलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बता देता हूं तुम लोगों को, ये होता है, ठीक है। और कैसे उसको हम समझेंगे कैसे, अगर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन, एक पॉइंट दिया है तुम्हें पी, जिसका कोऑर्डिनेट x0 y0 z0 है, और एक लाइन दिया है तुम्हें, और लाइन का इक्वेशन दिया है तुम्हें, ठीक है। तो इस पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तुम बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो, जैसे कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, लेकिन वो काफी लेंथी हो जाएगा। उससे अच्छा है कि फॉर्मूला को याद रखो, ठीक है। फॉर्मूला क्या है ना, पी आर क्रॉस मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा, बी वेक्टर क्या है ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो बी वेक्टर है दैट इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, और डायरेक्शन ऑफ लाइन यू कैन से, है ना। जो पी है, पी इज जो गिवन पॉइंट है ना, पी जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या है ना, x0 y0 z0, एंड q जो r है, r इज द पॉइंट वेयर द लाइन इज पासिंग थ्रू, सपोज दिस पॉइंट इज r, तो r का कोऑर्डिनेट क्या दिया है ना, x1 y1 z1। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में फाइंड आउट करने के लिए इतना सारा तुम्हें चाहिए, ये सारी चीज इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आर का कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट से लाइन पास हो रहा होगा, इज x1 y1 z1। अभी डायरेक्ट तुम फॉर्मूला में अप्लाई करो और मिल जाएगा तुम्हें आंसर, ठीक है। डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला को याद रखोगे, इसमें अप्लाई करोगे, तो आंसर तुम्हें आराम से मिल जाएगा। देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। यहाँ पे पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, अच्छा पॉइंट दिया है मुझे, और फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अच्छा, लाइन दिया है, जिस लाइन ने एक पॉइंट को पास कर रहा है, वो पॉइंट सपोज आर, आर का कोऑर्डिनेट कितना दिया है -3 2 3, और पैरेलल टू द लाइन विद द डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन उसका दिया है कितना, बी वेक्टर का 3 3 -1, ठीक है। ये चीज ऑलरेडी तुम्हें गिवन है। तो मुझे क्या करना है ना, पी आर फाइंड आउट करना है पहले ना, क्या दिया है फॉर्मूला में, पी आर फाइंड आउट करो, पी आर वेक्टर को फाइंड आउट करो, फिर बी वेक्टर को। अच्छा, पी आर वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, देखो मुझे पी क्यू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो पी आर वेक्टर को पहले फाइंड आउट करते हैं। पी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो पी आर वेक्टर कितना हो जाएगा, -3 -4 -7 आई कैप, और 2 -6 -4 जे कैप, और 3 - 2 5 के कैप,
तो ये हो गया मेरा पी आर वेक्टर। ओके, -7 -4 5। ओके, एंड डायरेक्शन बी वेक्टर क्या दिया है मुझे, डायरेक्शन क्या दिया है ना, 3 3 -1 दिया है। तो फॉर्मूला क्या कहता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो पी आर क्रॉस बी को फाइंड आउट करते हैं ना, तो पी आर क्रॉस बी कितना हो जाएगा, देखो सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट हम किससे फाइंड आउट करते हैं, आई जे कैप के कैप। फिर पी आर का डायरेक्शन क्या है, -7 -4 5, और लाइन का क्या दिया है 3 3 -1। तो इसको सॉल्व करो अभी, है ना, इसको फाइंड आउट करो। 3 3 -1 दिया है ना। ओके, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 -15, 4 -11 आई कैप, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, -7 -15, 7 - 15 कितना हो रहा है, -8, तो +8 जे कैप। ठीक है ना, और क्या हो रहा है, के -21 +12, -21 +12, तो हो रहा है कितना, -9 के क्या। तो ये हो रहा है पी आर क्रॉस बी वेक्टर। पी आर क्रॉस बी वेक्टर कितना हो जाएगा, -11 8 -9। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पी आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ना, √11 स्क्वायर इज 121 +8 स्क्वायर इज 64 +9 स्क्वायर इज 81। तो यहाँ से √ अगर निकालोगे तो तुम्हें क्या मिल रहा है, देख लो, ये हो जाएगा कितना, 185 प्लस कितना हो रहा है, मैग्नीट्यूड यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5, सॉरी, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 266 का रूट। अच्छा, ये हो रहा है √266, और क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, देख लो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बी वेक्टर है ना, √9 + 9 + 1 दैट इज √19। अच्छा, ये हो रहा है √19। तो फॉर्मूला अभी लगा देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, जो आंसर मिलेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस will be √266 upon √19। जो फाइनल आंसर मिलेगा, फाइनल आंसर विल बी √14। ठीक है, कैलकुलेट करके देखोगे तो 40 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से, कैलकुलेशन तो तुम्हें ही करना है। चलो, ये हो जाएगा ना, बोलो, इज इट क्लियर टू ऑल, यस, आगे चलें। अच्छा, चलो, स्क्यू लाइंस क्या होता है, स्क्यू लाइंस मींस नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो तुम, कोई भी अगर रोड के ऊपर एक फ्लाईओवर है ना, एक ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज में क्या देख रहे हो ना, ये लाइन, ये जो रोड, ये वाला रोड और ये वाला ब्रिज है ना, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एंड ऑल्सो दे आर नॉट पैरेलल। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्क्यू लाइंस। तो इन दोनों, अगर ये रोड को और ब्रिज को दो लाइन मान लेंगे तो ये दोनों रोड और ब्रिज आर स्क्यू। जैसे कि यहाँ पे हमारा मैथमेटिकल फिगर में देख सकते हो, ये जो रेड वाला लाइन और ग्रीन वाला लाइन, दे कभी भी वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे और दोनों पैरेलल भी नहीं है। तो इसीलिए इन दोनों लाइन को क्या कहते हैं ना, स्क्यू लाइंस कहते हैं, है ना। तो स्क्यू लाइंस का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जो है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्या हो जाएगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज दो लाइन तुम्हें दिया है,
एक तो दिया है R1 वेक्टर दिया है सपोज, सॉरी आर तो जनरल पॉइंट होता है ना, तो आर वेक्टर सपोज दिया है मुझे A1 प्लस लैम्बडा इंटू B1 वेक्टर, ठीक है। और एक लाइन ये दिया है, दूसरा लाइन ये दिया है आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू सॉरी मीन B2 वेक्टर। ये दोनों अगर स्क्यू लाइन से, इन दोनों लाइंस के बीच में हम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, उसके लिए फॉर्मूला क्या है ना, A2 मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1, ये A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, अपन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये उसका फॉर्मूला है ना। A2 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ, न्यूमरेटर में क्या है ना, A2 माइनस A1 डॉट, देखो कैसे करोगे, याद रखो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या डिवाइड करोगे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 को डिवाइड करोगे, वो हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो ये फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ओके, नेक्स्ट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के लिए क्या हो जाएगा, अगर दो लाइन पैरेलल है तो एक लाइन का इक्वेशन, अगर ये A2 है, ये A1 है, ये पैरेलल टू बी वेक्टर है, दोनों दोनों पैरेलल टू बी वेक्टर है, तो इस केस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इस केस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन करके देखते हैं, 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन करके मुझे बताओ, ये बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइंस। तो कैसे करेंगे, पहले तो मुझे A2 पता होना चाहिए ना, तो मेरा जो A2 है वो क्या दिया है, A2 वेक्टर क्या दिया है, पासिंग थ्रू द पॉइंट है ना, -2 0 5, -2 0 5 ले लेता हूं मैं, ये मेरा सपोज ये मेरा A1 वेक्टर है ना, ये लाइन 1 है, A2 वेक्टर क्या हो जाएगा ना, 4 1 -3, तो मुझे अभी A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर चाहिए, क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो A2 माइनस A1, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है। तो मुझे तो A2 माइनस A1 फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, 4 माइनस ऑफ -2 6, 1 माइनस 0 1, और -3 -5 क्या हो जाएगा, -8, तो A2 माइनस A1 मिल चुका है मुझे, अभी क्या करना है ना, B1 क्रॉस B2, तो B1 कितना दिया है, B1 वेक्टर मुझे दिया है 1 -2 2, B2 वेक्टर मुझे कॉम्प्रोमाइज में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1 2 0, है ना। सो डायरेक्शन ऑफ L1 डायरेक्शन ऑफ L2 ये मिल चुका है मुझे, तो अभी क्या करेंगे ना, B1 क्रॉस B2 को फाइंड आउट करो। B1 कितना दिया है, 1 -2 2, B2 कितना दिया है, 1 2 0, यहाँ से B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट कर लो, B1 क्रॉस B2 को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना मिलेगा देख लो, हाँ 0 -4, 0 माइनस ऑफ -4, 0 -4, -4 आई कैप, और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, 0 -2, माइनस पहले से था तो +2 जे कैप, और यहाँ से मिलेगा 2 +2 4 +4 के कैप, है ना। तो ये हो गया मेरा B1 क्रॉस B2 हो चुका है, मुझे मिल चुका है, दैट इज 4 2 4, अगर 2 को हम कॉमन लेते हैं, इसका कंपोनेंट क्या देना, -4 2 4 दिया है, तो उसको मैं ऐसे भी डायरेक्शन वही सेम हो जाएगा, अगर 2 को मैं कॉमन ले जाऊंगा तो एक फैक्टर को निकाल दूंगा, तो ये -2 1 2 हो जाएगा, -2 1 2 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल दो अभी, √4 + 1 + 4, और 9 का √ दैट इज 3, अच्छा ये मिल चुका है, B1 क्रॉस B2 मिल चुका है। अच्छा मुझे अभी क्या फाइंड आउट करना है ना, A2
माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। अच्छा, A2 - A1 कितना मिला था मुझे, देखो 6 1 - 8, 6 1 - 8 डॉट -2 1 2। तो यहाँ से कितना मिलेगा, -12 +1, और ये हो जाएगा -16। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 28 + 1 -27 हो रहा है ना। तो यहां से मुझे कितना मिला ना, -27 मिल रहा है। ठीक है। हम्म तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ है, तो इसमें अप्लाई करते हैं फिर। A2 - A1 मैग्नीट्यूड ऑफ कितना मिला है, -27 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 3। 3 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 9 इज द करेक्ट आंसर। शॉर्ट डिस्टेंस क्या क्या मिला मुझे ना, 9 मिला। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक्चुअली लास्ट ईयर ना काफी सारे पेपर में एक एक क्वेश्चन आया था शॉर्ट डिस्टेंस का, है ना। 2023 में इस लास्ट जेई में ना सारे पेपर में तुम्हें मिल जाएंगे ये क्वेश्चन, है ना। 3D तो अभी इतना कम हो गया है सिलेबस, मैं तो बोलूंगा तो एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। अगर एक क्वेश्चन आएगा, तो अगर तुम्हें इतना सारा कॉन्सेप्ट पता होगा ना, थोड़ा फॉर्मूला याद रखोगे, तो एक क्वेश्चन तो आराम से 4 मार्क तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, डन। ओके, जो भी हो खत्म करना पड़ेगा 3D को। और एक क्वेश्चन करते हैं फिर। और एक क्वेश्चन करते हैं, सेम शॉर्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसको करके बताओ मुझे। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है मुझे, एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइंस इज 13। इट इज गिवन ऑलरेडी 13, देन लैम्डा बिलोंग 8 इंटू लैम्डा कितना हो जाएगा, 8 इंटू सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ये फाइंड आउट करना है मुझे। अच्छा, पहले तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ए वन क्या दिया है मुझे, ए वन वेक्टर क्या है ना, लैम्डा 3 6। ए टू वेक्टर क्या दिया है मुझे, माइनस लैम्डा 0 6। ये ए वन, ये ए टू। ठीक है ना। तो A2 - A1 निकाल दो, कितना हो जाएगा, -2 लैम्डा -3, और ये कितना दिया था, 6 - 6, -6 12, है ना। तो A2 - A1 मुझे मिल गया -2 लैम्डा -3 12 दिया है ना। और क्या मुझे चाहिए ना, B1 × B2 निकाल दो। आई क्या, B1 0 4 1, B2 3 -4 0। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करो तो क्या मिलेगा मुझे, 0 -4 आई कैप 0 -3, तो +3 जे कैप, और यहां से मिलेगा 0 -12 के कैप। मैग्नीट्यूड 16 + 9 + 144, तो कितना हो जाएगा, 169 हो रहा है क्या, 13 मिल रहा है मुझे। तो B1 × B2 मुझे मिला, अच्छा B1 × B2 का मैग्नीट्यूड मिला मुझे 13। अच्छा, अभी क्या करना है ना, मुझे शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। A2 - A1 डॉट B1 × B2 divided by magnitude of B1 × B2। ये इट इज गिवन दैट 13। तो A2 - A1 कितना मिला है मुझे, देखो यहाँ से -2 लैम्डा इंटू 4 -8 लैम्डा, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं ना, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो। सो ये क्या हो जाएगा, -8 लैम्डा
माइनस 8 मिला है क्या? B1 क्रॉस B2 मिला है मुझे 4 3 -12। डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो -8 लैम्बडा, और क्या मिलेगा? -8 लैम्बडा, ये हो जाएगा -9, और क्या है, और ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना मिला है ना, 13, विच इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से माइनस मैग्नीट्यूड है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मॉड है तो ये हो जाएगा 8 लैम्बडा प्लस 9 प्लस 144 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू प्लस और -13। मॉड को हटा दिया दोनों साइड से तो ये हो जाएगा प्लस और -13। तो ये कितना मिला है, 8 लैम्बडा प्लस ये कितना हो रहा है 153, 153 बाई 13 इज इक्वल टू प्लस और -13 मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 8 लैम्बडा तुम्हें क्या मिलने वाला है, लैम्बडा की वैल्यू मिलेगा यहाँ से, इसको सॉल्व करोगे तो लैम्बडा की वैल्यू जो मिलेगा दैट विल बी -322 अपॉन 8 और 16 अपॉन 8। ठीक है, तो लैम्बडा की ये वैल्यू मिला है। तो क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है, वी नीड टू फाइंड 8 into mod of sum of all possible values of lambda, that is 3 -322 by 8 plus 16 upon 8, ये फाइंड आउट करना है, और जो निकल के आएगा तुम्हारा that will be 306 is the correct answer। 306 and option A is the correct answer। I hope this is clear to everyone guys। ये भी समझ में आ गया होगा। तो देखो 3D का सारे कॉन्सेप्ट को हम कवर किए, रिवाइज किए, और उसके साथ साथ 4-5 क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क, ये क्वेश्चन तुम होमवर्क ले लो, टेक ए नोट ऑफ दिस क्वेश्चन और यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट, टेक इट। डन। So that's all for today's class। Thank you all, bye bye, take care everyone। नेक्स्ट हम